हे भगवान, ये तो मेरी बच्ची है, मेरी मासूम बेटी। अब मुझे सब याद आ गया, सब कुछ। सुनसान रात में दिव्या नाम की लड़की सो रही थी। वो हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठी। ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो है बाहर, मुझे देखना होगा। सब लोग सो रहे हैं, चुपके से देख लेती हूँ। फिर दिव्या घर से बाहर निकलती है। तभी अंधेरे से एक व्यक्ति आता है और दिव्या की आंखें बंद करके उसे घनी झाड़ियों के बीच से तालाब के किनारे लेकर चला जाता है। कौन है? कौन है? सामने आओ। अरे मैं हूँ, मैं। तुम जानती तो हो मुझे, कैसे कर रही हो? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मेरे परिवार वालों ने देख लिया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। क्या है ना कि 2 दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं है, और तुम जानती हो ना दिव्या, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्रेम करता हूँ। अगर एक भी दिन तुमसे ना मिलूं ना, सही बताऊं मेरी जान निकल जाती है। तुम क्या बताऊं, तुम क्यों नहीं मिलती हो मुझसे? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन तुम तो जानते हो हमारे परिवार और तुम्हारे राजपूत परिवार के बीच कितनी गहरी दुश्मनी है। इसलिए अभी रुक जाओ, हम दोनों के परिवार को मनाना होगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे परिवार वाले कभी नहीं मानने वाले। सूरज पश्चिम से उग जाए तो उग जाए, लेकिन हमारे परिवार वाले ना 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 ना। दोनों के बीच सदियों से नफरत है। लेकिन दिव्या देखो, मैं तुम्हें चाहता हूं, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे पिताजी के पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूं। बस मैं किसी भी तरह से तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाना चाहता हूं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और पूरी रात वहीं बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही दिव्या के पिता महेश ठाकुर और उसका भाई पंकज परेशान होने लगते हैं। अरे ये क्या बेटा, तुम्हारी बहन दिव्या कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पिताजी घर पर ही होगी, कहाँ जा सकती है वो? अब होती तो मैं तुमसे क्यों पूछता। अब देखो तो सही, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे इसकी बड़ी फिक्र हो रही है। तुम जानते तो हो, वो मेरी आंखों से दूर जाती है, मुझे बड़ी हड़बड़ाहट होने लगती है, चिंता होने लगती है। अरे देखो ना कहाँ चली गई। अच्छा अच्छा, ठीक है पिताजी, मैं अभी देखता हूँ। दोनों आसपास ढूंढते हैं, तभी दिव्या आ जाती है। आइए आइए आइए। कहाँ चली गई थी राजकुमारी जी? अरे भाई, हम आपको ढूंढ ढूंढ कर कितना परेशान हो गए थे। क्या करती हो, बता कर तो जाया करो। कुछ नहीं पिताजी, बस सवेरे उठ गई थी तो थोड़ा जंगल घूमने चली गई थी ताकि ताजी हवा मिल सके। हाँ ठीक है बहन, टहलना अच्छी बात है, लेकिन भाई थोड़ा बता कर तो जाया करो, नहीं तो हम लोगों को बहुत फिक्र होती है कि कहीं हमारे दुश्मन तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। समझ रही हो? ठीक है, गलती हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। फिर दिव्या घर के अंदर चली गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और अचानक दिव्या को उल्टी जैसा लगने लगा। ये क्या, आज मुझे क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ भी काकी के यहाँ गई हुई है। एक काम करती हूँ, मैं वैद्य जी के यहाँ से दवाई ले आती हूँ, कम से कम ठीक तो हो जाऊंगी। वैसे भी पिताजी और भाई घर पर नहीं है। फिर दिव्या घर से निकलती है और गांव के वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी, मुझे दवाई दे दीजिए, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
जैसे ही वैद्य दिव्या की नब्ज टटोलता है, वो अचानक अवाक रह जाता है। क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात यह है बेटा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम गर्भवती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मेरा कहा कभी झूठ नहीं होता है। मैंने जो कहा है वो सत्य है। तुम गर्भवती हो और मां बनने वाली हो। दिव्या बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गर्भवती कैसे हो गई? अब मैं अपने पिताजी, भाई और माँ को क्या जवाब दूंगी? अगर गांव वालों को पता चल गया तो हमारे परिवार की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मुझे जाकर प्रकाश को बताना होगा और किसी भी तरह उससे शादी करनी होगी। दिव्या परेशान होकर प्रकाश के घर गई। वहां जाकर वो देखती है कि प्रकाश एक औरत के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। अच्छा, ऐसा हुआ? ये तो बड़े मजे की बात बताई। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। ये प्रकाश इस औरत से इतना क्यों बात कर रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। दिव्या प्रकाश के सामने चली जाती है। तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, मैंने कहा था ना कि मेरे घर मत आना। चलो जाओ, यहां से देख क्या रही हो, जाओ। देखो प्रकाश, मैं तुम्हारे घर आने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन मैं गर्भवती हो गई हूँ। तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो, वरना मेरे माता पिता और पूरे गांव समाज में मेरी नाक कट जाएगी। तुम इतनी जोर से हंस क्यों रहे हो? और ये औरत कौन है जिससे तुम इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे? ये औरत? तुम्हें बताओ ये औरत कौन है? ये मेरी पत्नी है। सुंदर है ना, है ना? और तुम्हें पता है, मेरी शादी तो साल भर पहले हो चुकी है। सुनो, ये लड़की हमारे घर तक क्यों आ गई? हमने तो तय किया था कि ये कभी हमारे घर तक नहीं आएगी। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ नहीं आऊंगी? ये सब क्या हो रहा है? प्रकाश, मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरी प्यारी दिव्या, ओए होए होए होए, कोई दूध पीती बच्ची हो क्या जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? क्यों, अब भी नहीं समझ रही हो क्या? ये मेरी पत्नी है और मेरी शादी ना साल भर पहले हो चुकी थी। अब बात यह है कि तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे परिवार की बहुत बेइज्जती की थी, तो बस तुम्हारे साथ मैंने उस बेइज्जती का बदला ले लिया। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ प्रेम का नाटक किया और अब देखो तुम गर्भवती हो गई हो। बधाई हो। चलो 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 चलो, जाओ यहां से, जाओ 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 जाओ। देखो भाई, अब मैं ये नाजायज बच्चा तो नहीं पालने वाला ना। चलो जाओ 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 जाओ। अरे देख क्या रही हो, जाओ जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरे और मेरे बच्चे के साथ बिल्कुल गलत कर रहे हो। शोभा, तुम तो एक औरत हो, तुम ही इसे समझाओ ना। मैं क्या समझाऊं? मैं भी इसमें शामिल थी। ये मेरा भी षड्यंत्र था। मैं भी चाहती थी कि तुम्हारे परिवार वालों से बदला लिया जाए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भला ये तो हम लोगों ने फैसला ही नहीं किया था कि मैं इसको अपने घर में रखूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रखने वाला। माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ। मैं अपने पिताजी की नाक नहीं कटवाना चाहती। ठीक है, तुम अपने पिताजी और भाई को मेरे सामने लेकर आओ, और जैसे ही वो मेरे सामने आएंगे, मैं एक शर्त रखूंगी। अगर वो पूरा कर देंगे
तो मैं तुम्हें अपने घर की बहू भी बना लूंगी और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पूरे परिवार को वही मान सम्मान मिलेगा जो उन्हें हमेशा मिलता रहा है। ठीक है, मैं अभी अपने पिताजी को लेकर आती हूँ। फिर दिव्या परेशान होकर वहां से निकल गई। ओ माँ, क्या क्या कर रही हो ये? अरे आप तो जानती हो कि हमारा षड्यंत्र सिर्फ उसे गर्भवती करके छोड़ने का था। फिर ये नया खेल क्या खेल रही हो? क्या कर रही हो? बेटा शांत हो जा। जिन लोगों ने हमारे परिवार की बेइज्जती की थी, सिर्फ इतना करने से वो बेइज्जती शांत नहीं होगी। मुझे अभी और कुछ करना है और तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति दिलानी है। हाँ, मेरी चालबाज माँ। समझ गया। आप क्या सोच रही हो, मैं बड़े अच्छे से समझ गया। आप उन लोगों को और ज्यादा जलील करना चाहती हो, है ना? हाँ बेटा, बस तुम अब हाँ बेटी, इसमें डरने वाली क्या बात है? प्रेम तो प्रेम है। बता, कौन है वो खुशनसीब? बता। ठीक है, तो आप दोनों मेरे साथ चलिए। मैं आप दोनों को खुद उसके घर ले चलती हूँ। हाँ, तो ठीक है, चलो चलते हैं। फिर पंकज और महेंद्र ठाकुर कर रही हो बेटी? ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये हमारे इतने बरसों के पुराने दुश्मन हैं। मैं दुश्मनों के घर अपनी बेटी नहीं ब्याहता, समझ गई? मैं कभी तुम्हारी शादी यहां नहीं करने वाला। चलो यहां से, चलो। हाँ बहन, पिताजी बिल्कुल ठीक करें। हमें दुश्मनों के घर में रिश्ता कभी नहीं करना चाहिए। चलो। तुम अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाओगे महेंद्र ठाकुर? तुम्हारी बेटी तो गर्भवती है। जैसे ही गांव जाएगी, लोग तुम्हारी इज्जत पर थूकेंगे। तुम्हारी बेटी के चरित्र पर उंगली उठेगी। सोच लो, तुम्हारी दुश्मनी से बढ़कर तुम्हारी बेटी की इज्जत मायने रखती है। हाँ, ये ठीक कह रही है। अगर मैं अपनी गर्भवती बेटी को ले गया तो कोई इससे शादी नहीं करेगा और मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे जाओ, तुम्हें जो कहना है कहो, पर मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में नहीं देने वाला। बात करती हो? ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करने को तैयार हूं, लेकिन ये तो बताओ, वो तो पहले से ही शादीशुदा है। तो क्या हुआ, शादीशुदा है? फिर भी मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना लूंगी और उसे पूरा मान सम्मान दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बताओ, हमें क्या करना होगा? तुम्हें पूरे गांव में जाकर हर घर से एक एक रोटी मांगनी होगी और वो रोटी मुझे लाकर देनी होगी। तभी मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊंगी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पिताजी पूरे गांव से रोटी मांगेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोच लो, अगर अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अगर इससे मेरी बेटी का घर बसता है तो मैं पूरे गांव में जाकर रोटी मांगने को तैयार हूं। ठीक है? नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन महेंद्र ठाकुर वहां से निकल पड़ता है और एक गांव वाले के पास जाता है। रोटी दे दो, रोटी दे दो। भाई साहब, अगर एक रोटी हो तो दे दीजिए। अरे, आप तो महेंद्र ठाकुर हैं। अरे दादा रे दादा, गांव के सबसे अमीर आदमी आप ही तो देने वाले हैं, दानवीर हैं, धनवान हैं, और आप ही रोटी मांग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया ठाकुर साहब? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मुझे बस रोटी चाहिए। हाँ, जरूर कुछ हुआ है जो ठाकुर होकर भी भिखारी की तरह रोटी मांग रहा है। गांव वाले
उसकी निंदा करने लगते हैं। फिर भी महेंद्र ठाकुर पूरे गांव से रोटी मांगकर सुभद्रा के पास आता है। हाँ, ये लो, शर्त के मुताबिक मैंने पूरे गांव से रोटी मांग मांग कर ला दी है। लो, ला दिया मैंने जैसा तुमने कहा था। अब मेरी बेटी को बहू के रूप में स्वीकार करो। ठीक है, तुमने अपना वचन पूरा किया। मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाने को तैयार हूँ। महेंद्र ठाकुर और पंकज सिर झुकाकर वहां से चले गए। सुभद्रा दिव्या को घर के अंदर ले गई। पिताजी ने मेरा घर बसाने के लिए कितना अपमान सहा। ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन अब मेरा घर बस गया, मुझे बहू का दर्जा मिल गया और मेरे बच्चे को पिता का नाम मिलेगा। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, सीधी सी बात है, मुझे उस आफत को अपने पास रखना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैंने ये सब किया, लेकिन उसकी बेटी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। उसे देखती हूँ तो अपने पति की याद आ जाती है। हाँ, याद तो मुझे भी आती है पिताजी की। तो फिर देर किस बात की? आज रात ही उसे जान से मार देते हैं। लेकिन वो गर्भवती है, कम से कम बच्चा होने दो, उसके बाद हम उसको और उसके बच्चे दोनों को एक साथ मार देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर दोनों को अलग अलग मारेंगे तो मुझे उतना मजा नहीं आएगा, और दोनों को एक जगह पे एक साथ मारेंगे फिर तो मुझे बड़ा मजा आएगा माँ। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है और देखते ही देखते दिव्या एक बेटी को जन्म देती है। मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी जैसी है। तभी प्रकाश, शोभा और सुभद्रा तीनों वहां आ जाते हैं। देखो प्रकाश, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये हमारी बेटी है। बिटिया। लेकिन तू अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। माँ, अपना काम करो और जल्दी से इस बच्चे को जान से मार दो, और दिव्या को भी। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। भगवान के लिए ऐसा मत करो। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे कुछ मत करना। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इसलिए बख्श दिया क्योंकि तुम बच्ची को जन्म दे सको, और अब तुम्हारी आंखों के सामने मैं इस बच्ची को मारूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे पति की आत्मा जो इतने दिनों से तड़प रही होगी, उसे सुकून मिलेगा। सुभद्रा उस मासूम बच्ची को जान से मार देती है। दिव्या रोती चिल्लाती रह जाती है। तभी सुभद्रा दिव्या को पकड़ लेती है। सुभद्रा दिव्या का भी गला दबा देती है। कुछ ही देर में दिव्या भी मर जाती है। देखो, हमने दोनों को मार दिया। अब इस बच्ची को घड़े में डालकर जंगल के पेड़ के नीचे गाड़ दो। किसी को भी ये बच्ची हाथ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। प्रकाश उस छोटी सी बच्ची को घड़े में डालकर जंगल के एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। फिर वापस आकर दिव्या को भी मिट्टी के नीचे दबा देता है। अब तुम एक काम करो, अपनी पत्नी शोभा को लेकर यहाँ से 1 साल के लिए कहीं दूर चले जाओ, और अगर कोई पूछे तो मैं कह दूंगी कि तुम दिव्या को भी साथ लेकर गए हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं, और अभी इसी वक्त शोभा को लेकर निकल जाता हूं। फिर प्रकाश शोभा को लेकर वहां से निकल पड़ता है। उसी वक्त कहीं दूर एक झोपड़ी में एक बच्ची का जन्म होता है। अरे ये क्या? ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, जरूर किसी मकसद के लिए पैदा हुई है। आंखों में इतना तेज, और इसकी माँ भी मर गई। मुझे जाकर इसके पिता को बताना होगा। फिर दाई माँ उसी बच्ची को लेकर घर के बाहर आती है। हाँ, बताओ दाई माँ, मेरी पत्नी कैसी है?
तुम्हारी पत्नी तो इस बच्ची को जन्म देते ही मर गई, लेकिन ये बच्ची बहुत अद्भुत है। हाँ, नहीं 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 मैं इस बच्चे को नहीं रख सकता। अरे जो मेरी पत्नी को खा गई, मेरी बेटी वो कभी नहीं हो सकती। इसने मेरी पत्नी को खा लिया, ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं है। विष्णु चला जाता है। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें तुम्हारा पिता नहीं अपनाएगा, पर मैं तुम्हें अपनाऊंगी। मैं तुम्हें गोद लेकर पालकर बड़ा करूंगी। फिर ऐसे ही देखते देखते कई साल बीत गए। सुभद्रा बहन, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, जबकि आपकी बड़ी बहू और आपका बेटा दिख रहा है। कहाँ है हमारी बेटी? ठाकुर, मैं तो बताना ही भूल गई। तुम्हारी बेटी ने बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया। अब तुम्हारी बेटी और उसका बच्चा दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बेटी हमें छोड़कर नहीं जा सकती है। नहीं नहीं। ये सुनते ही महेंद्र ठाकुर फूट फूट कर रोने लगा और घर चला गया। क्या हो गया पिताजी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? उन लोगों ने हमारी बेटी को मार दिया है, मार दिया है, हमारी बेटी को मार दिया। मैंने आपसे कहा था पिताजी, वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हमारी इतनी बरसों पुरानी दुश्मनी है, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मेरी मासूम सी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे देखते ही देखते 18 साल बीत गए। वहीं छोटी सी बच्ची की दाई माँ उसे पाल पोस कर बड़ा कर देती है और वही बच्ची राधा बन चुकी होती है और बिल्कुल दिव्या की तरह दिखने लगती है। लेकिन दाई माँ के मरने के बाद उसके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। हे भगवान, क्या करूं? माँ मुझे जन्म देते ही मर गई। अब दाई माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं क्या करूं? मुझे खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। राधा परेशान होकर वहां से निकल पड़ी और चलते चलते दूसरे गांव आ गई। वहां एक गांव वाला राधा को देखते ही मन में सोचता है, अरे ये तो मुझे महेंद्र ठाकुर की बेटी जैसी लग रही है। मुझे ये बात ठाकुर साहब को बतानी होगी। फिर वो भागकर ठाकुर के पास जाता है। महेंद्र ठाकुर, महेंद्र ठाकुर! अरे ठाकुर साहब, दिव्या जैसी एक लड़की हमारे गांव में आई है। वो बड़ी परेशान दिख रही है, लेकिन बिल्कुल आपकी बेटी जैसी है। ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? महेंद्र ठाकुर भागकर आता है और राधा को देखते ही मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी इतने बरसों के बाद वापस मिल गई। अरे लेकिन बेटा, मेरी हालत देखो, तुम्हारे बिना क्या हो गई। देखो मेरी हालत। देखो। आप कौन हो? मेरी बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। नहीं, आप मेरे पिताजी नहीं हो। मेरे पिता ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। एक दाई माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करने आई हूँ। तुम कुछ भी कहो, पर तुम मेरी बेटी हो। चलो मेरे साथ, चलो चलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ।
महेंद्र ठाकुर जबरदस्ती राधा का हाथ पकड़कर उसे घर ले गया। पंकज और निर्मला राधा को देखते ही उसके गले लग गए। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी पूरे 18 साल बाद मेरे पास आई। देखो हमारी हालत क्या हो गई तुम्हारे बिना। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही है। वैसी ही आंखें, वैसा है चेहरा। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महेंद्र ठाकुर एक तस्वीर लाकर राधा के सामने रख देता है। ये देखो बेटी, ये मेरी बेटी दिव्या की तस्वीर है और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। देखो। ये तो बिल्कुल मेरी तस्वीर जैसी है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। देखो बेटी, तुम मेरी बेटी हो। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। निर्मला राधा को एक कमरे में ले जाकर बैठा देती है। थकान की वजह से राधा सो जाती है। तभी उसे सपने में दिखता है कि सुभद्रा, प्रकाश और शोभा तीनों उसका गला दबा रहे हैं और उसकी मासूम बच्ची को मार रहे हैं। सब कुछ धुंधला हो जाता है और राधा घबराकर आधी रात को उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? जब से मैं बड़ी हुई हूँ बस एक ही सपना आता है। सब कुछ इतना धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? उस घड़ी में एक बच्ची को किसी ने पेड़ के नीचे दफना दिया था। मुझे अभी उसी पेड़ के नीचे जाना होगा। आज नहीं गई तो शायद ये बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। भगवान, ये तो मेरी बच्ची है, मेरी मासूम बेटी। अब मुझे सब याद आ गया, सब कुछ। मैं महेंद्र ठाकुर की बेटी हूँ और ये मेरा पुनर्जन्म है। मेरा बच्चा, मेरी मासूम बच्ची को जिन लोगों ने मारा है, मैं उन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राधा रोते हुए उस घड़े को अपने साथ लिए गांव आ जाती है। तभी महेंद्र ठाकुर उसे देखते ही कहता है, बेटी, ये घड़ा और इसमें ये कंकाल, ये क्या है बेटी? बोलो। पिताजी, मुझे सब याद आ गया है। ये मेरी बेटी है और उन लोगों ने मेरी बेटी को और मुझे गला दबाकर मार दिया था और मेरी बेटी को इसी घड़े में डालकर दफना दिया था। मुझे हर रोज ये सपना आता था, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। आज जब आपने मुझे अपनी बेटी कहा, तब मैं अपनी सपने में दिखने वाली जगह पर गई और मुझे मेरी बेटी का ये शरीर मिला। उन लोगों ने मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत किया। मैं अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा राधा। तुम्हारी और मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध किया। अरे देखो, कितनी मासूम थी हमारी बिटिया, और ये रहा उसका कंकाल। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे भाई, ये तो बहुत ही अन्याय हुआ उन लोगों के साथ। अरे भाई, सच में भगवान कहते हैं कि माँ की ममता बहुत ही पवित्र और पुण्य होती है। और नहीं तो क्या, देखो इस बच्चे की तड़प ने इस माँ को दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। यानी कि उन्होंने बहुत सारा बुरा काम किया होगा। चलो मिलकर इसकी सजा देते हैं। चलो 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 भाई, चलो। गुस्से में पूरे गांव वाले महेंद्र ठाकुर और राधा घड़ा लेकर सुभद्रा के घर पहुंचे। ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल दिव्या जैसी लग रही है। माँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये तो सचमुच भूत है।
तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। तुमने मेरी बेटी और मेरी नातिन को जान से मार दिया। देखो, देखो ये घड़ा देखो। इस घड़े में ये कंकाल देखकर तुम्हें याद आ ही गया होगा। क्यों? ये आपके पास कैसे आया? तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे मारकर और मेरी बच्ची को मारकर दफना दोगे तो तुम्हारा राज किसी को नहीं पता चलेगा। एक माँ की ममता ने मुझे दोबारा जन्म लेने पर मजबूर किया। तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया उसके पाप का हिसाब अब तुम्हें जरूर मिलेगा। मारो, मारो इन्हें जिन्होंने मासूम बच्ची को मारा। इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मारो! सभी गांव वाले मिलकर प्रकाश, सुभद्रा और शोभा को मारते हैं, जिससे प्रकाश, सुभद्रा और शोभा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हाँ, चलो अब बदला पूरा हुआ। ये तीनों मारे गए। मेरी बेटी, तुमने बहुत कष्ट झेले इन लोगों के चक्कर में। अब अपनी मासूम बेटी का अंतिम संस्कार कर दो। पिताजी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस बच्ची के लिए आपने क्या क्या नहीं किया ताकि इसको पिता का हक मिले, लेकिन इन लोगों ने मेरी बच्ची को मार दिया। मुझे वो सब याद करके पल पल रोना आ रहा है। राधा अपनी मासूम बच्ची को मिट्टी में दफन कर देती है। मेरी बच्ची, जिन लोगों ने तुम्हें मारा उन्हें सजा मिल गई। अब तुम शांति से सो जाओ। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें अपने दिल में जिंदा रखेगी।